नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 12th क्लास हिस्ट्री का 3rd चैप्टर देखने वाले हैं। इससे पहले हम 6th क्लास से 10th क्लास तक की पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान जीके कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीट की तैयारी से संबंधित सभी वीडियोस मेथड करवाए जा चुके हैं, आप वो भी उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम 45 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, चैप्टर 3rd के रहेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं नोट्स के रूप में और महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अपने कम से कम 2 मित्रों को उज्ज्वल जीके चैनल के साथ ज़रूर जोड़िएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 3rd चैप्टर, इसके अंतर्गत जो यूनानी थे, शक थे, कुषाण थे, हुण थे, जो आक्रमणकारी मौर्य साम्राज्य के बाद आए हैं, उनके बारे में ये सारे प्रश्न हैं। कहने का भाव ये है कि जो मौर्योत्तर काल है उससे संबंधित प्रश्न हैं। देखिए, बृहदर्थ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। मौर्य जो शासक होता है, अंतिम शासक बृहदर्थ, उसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग कर देता है, उसका सेनापति होता है। और 200 ईसा पूर्व के बाद में जो युग प्रारंभ होता है उसे हम कौन सा युग कहते हैं? मौर्योत्तर भारत की संज्ञा देते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम 2 प्रकार के शासक पढ़ सकते हैं। कौन कौन से? हम इन मौर्योत्तर काल में देखिए 2 वर्ग थे। एक वर्ग तो वो था जो विदेशी शासक थे, जो विदेशों से आए थे, जैसे कि यूनानी हैं, शक हैं, कुषाण हैं, हुण हैं, और बाद में भारत में ही जो जातियां थी उनमें ही मिक्सअप हो गए। और सेकंड प्रकार के वो थे जो भारतीय शासक थे। भारतीय शासक कौन से थे? जैसे शुंग है, कण्व है, चेदी वंश था, सातवाहन वंश था, तो इनके प्रमुख शासक थे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मौर्योत्तर भारत की जानकारी के स्रोत। सबसे पहला प्रश्न है, मौर्योत्तर भारत की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उत्तर लगाना है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो जो है लंबी बन जाती है, फिर आप लोग छोड़कर चले जाते हैं 2-3 मिनट पढ़कर। जल्दी से उत्तर लगाएं। मौर्योत्तर भारत की जानकारी के स्रोत हैं। तो देखिए, जितने भी ये आपको गार्गी संहिता दिख रही है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान दिख रहा है, हर्षचरित जो बाण भट्ट ने लिखा था, कलहन की राजतरंगिणी है, मालविका अग्निमित्रम का जो है आपके जो कालिदास ने लिखा है, ये सभी जो है ये किस काल की जानकारी के स्रोत हैं? मौर्योत्तर भारत की जानकारी के स्रोत हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध चरित, सौंदरानंद महाकाव्य, सूर्य अलंकार एवं सारीपुत्र प्रकरण के रचयिता कवि अश्वघोष किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? देखिए, ये सभी जितने बुद्ध चरित्र जो है ये संस्कृत का है, ठीक है। तो अश्वघोष किसके दरबार में थे? जल्दी से उत्तर लगाएं। जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। और ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अश्वघोष की। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, शून्यवाद, सापेक्षवाद, माध्यमिक सूत्र के प्रवर्तक थे। कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न हैं सभी, और किसी ना किसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खासकर आरपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, कौन है शून्यवाद, सापेक्षवाद और माध्यमिक सूत्र के प्रवर्तक? दार्शनिक नागार्जुन। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन से विद्वान हमें प्राचीन काल के विदेशी आक्रमणकारियों की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं? कौन से थे विदेशी आक्रमणकारी? विदेशी आक्रमणकारी थे आपके यूनानी, ठीक है। शक, कुषाण, शुंग, हुण, इनकी जानकारी कौन उपलब्ध करवाते हैं? तो ये जो जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, ये सभी जो हैं हमें जानकारी देते हैं विदेशी आक्रमणकारियों की।
5वां प्रश्न है, मकदूनिया का शासक सिकंदर भारत की तरफ कब बढ़ा, किस सन में बढ़ा? तो इसका सही उत्तर है ईसा पूर्व 327 में सिकंदर जो है, जो कि मकदूनिया का शासक था, भारत की तरफ जो है बढ़ा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, सिकंदर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने भेजा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, इसको तो इसने हराया था, सिकंदर ने बड़ी मुश्किल से अश्मकों को हराया था, ठीक है, तो इसने तो भेजा नहीं था। तक्षशिला के राजा जो आम्भी थे, इसने निमंत्रण भेजा था किसे? सिकंदर को, भारत आक्रमण के लिए। और इसका जो परम शत्रु था वो कौन था? पोरस, या जिसका नाम है पुरु। 7वां प्रश्न है, कौन सा यूनानी लेखक ये जानकारी प्रदान करता है कि सिकंदर की भारत में उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुठभेड़ अश्मको शायनों से हुई थी? जल्दी से उत्तर लगाएं। सिकंदर की जीत होती है इसमें, लेकिन बहुत मुश्किल से ये युद्ध जीतता है। तो इसका सही उत्तर है जो एरियन है यूनानी लेखक, इसने ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। 8वां प्रश्न है आपके सामने, झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित जो पौरव राज्य था उसका राजा कौन था? सिकंदर से युद्ध होता है इसका और सिकंदर जीत जाता है। कौन है राजा? राजा पुरु या राजा पोरस, ठीक है। देखिए, पोरस जो है इसको हरा देता है और पोरस को बाद में छोड़ भी दिया जाता है। जब वो पोरस से पूछता है सिकंदर कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो पोरस जवाब देता है कि जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, तो इससे खुश होकर वो पोरस को छोड़ देता है और दोनों मित्र बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा? 19, 20, 21 या 24? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, सिकंदर जो है भारत में 19 महीने तक रहा। और देखिए, 323 ईसा पूर्व में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 32 वर्ष की आयु में, ठीक है। और सिकंदर के बाद में जो सेनापति होते हैं वो इसके शासन को संभालते हैं। अगला प्रश्न है, जब सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस तृतीय भारत पर 306 ईसा पूर्व के लगभग राजा सुभागसेन को पराजित करता है, तो भारत में किस राज्य की शुरुआत होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बैक्ट्रियन यूनानी राजवंश की स्थापना करता है, ठीक है। देखिए, सुभागसेन जो है इसका जो एरिया था ये काबुल के आसपास का एरिया था, ठीक है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल भारत के सेंटर में था, ये काबुल यानी कि उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था वहां से एंटर करते हैं ये लोग और बैक्ट्रियन यूनानी राज्य की स्थापना करते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को आधार बनाकर यूनानियों की बैक्ट्रियन शाखा बैक्ट्रियन यूनानी भारत में प्रवेश करते हैं और बाद में भारतीय यूनानी अथवा इंडो ग्रीक नाम से जाने जाते हैं? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि किस तरफ से आए थे, तो ये पश्चिमोत्तर साइड से आए थे, भारत में प्रवेश करते हैं ये लोग और सबसे पहले यही आए हैं भारत में। विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनमें नंबर 1 पे यूनानी आए हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एंटियोकस तृतीय के पश्चात शासक बना यूकेटाइड्स, हेलियोक्लिस, अपोलोजेटम, डेमेट्रियस। कौन बना था एंटियोकस तृतीय के पश्चात शासक? तो इसके बाद एंटियोकस तृतीय के बाद जो है डेमेट्रियस बनता है। देखिए, सबसे पहले कौन होता है? सिकंदर, फिर उसका सेनापति आ जाता है सेल्यूकस निकेटर, फिर उसका उत्तराधिकारी होता है एंटियोकस, और एंटियोकस जो होता है इसके बाद डेमेट्रियस शासक बनता है। डेमेट्रियस के बाद की बात करें तो डेमेट्रियस के बाद बनता है यूकेटाइड्स। यूकेटाइड्स की बात करें इसके बाद कौन बनता है? तो हेलियोक्लिस,
और हेलियोक्लिस के बाद चौथे नंबर पे बनता है अपोलोजेटम शासक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनानी राजाओं में सबसे महान शासक कौन था? मिनेंडर या मिलिंद, रुद्रदामन या कनिष्क, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर लगाएं। यूनानी राजाओं में सबसे महान शासक मिनेंडर या मिलिंद था। ठीक है, रुद्रदामन की बात करें तो ये शक राजा था या शक क्षत्रप था, है ना। कनिष्क की बात करें तो ये कुषाण वंश का था शासक। 14वां प्रश्न है, कलिंग सम्राट खारवेल ने किस यूनानी आक्रमणकारी को हराया? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, जो डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस को खारवेल ने हराया था। और ये याद रखिएगा, ये यूनानी आक्रमणकारियों में पहला आक्रमण था डेमेट्रियस का, क्योंकि ये भारत के अंदर इसने आक्रमण किया था, उत्तर पश्चिम के बाद वाला क्षेत्र। जबकि सुभाग सेन के साथ जो युद्ध होता है एंट्रियोकस का 306 ईसा पूर्व के लगभग, वो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था, काबुल के साइड वाला क्षेत्र था, वहां पर युद्ध हुआ था। ठीक है, यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर को किसने पराजित किया? मिनेंडर या मिलिंद को किसने पराजित किया? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो मिनेंडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। 16वां प्रश्न है, किस यूनानी लेखक का मानना है कि मेनांडर इंडो यूनानी राजाओं में सबसे महान था? किसका कहना है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ये कहना है स्ट्रैबो का। यूनानी लेखक था स्ट्रैबो, इसका कहना है कि मेनांडर जो है इंडो यूनानी राजाओं में सबसे महान राजा था। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि किसका कथन है कि मेनांडर ने केवल एक महान विजेता के रूप में ही नहीं, बल्कि उपनिषदों में वर्णित कुरुवंशी जन्मेजय और विदेह शासक जनक की भांति एक दार्शनिक के रूप में ख्याति प्राप्त की? तो ये किसका कहना है? ये कहना है रैप्सन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, वे शासक जिन्होंने सोने के सिक्के की ढलाई की, वह जिन पर राजा का नाम, उपाधि और तिथि अंकित की। सोने के सिक्के की ढलाई की, राजा का नाम, उपाधि और तिथि अंकित की, कौन से शासक थे? भारतीय यूनानी शासक थे। क्योंकि पहले जो सिक्के चलते थे वो आहत सिक्के चलते थे, वो इतने जो है सुगढ़ नहीं होते थे, राजा का नाम वगैरह नहीं होता था उनमें। लेकिन बाद के जो यूनानी शासकों के सिक्के हैं, इन्होंने ये परंपरा शुरू की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय यूनानी शासकों की उत्तर पश्चिम की हेलेनिस्टिक कला ने बाद में कौन सी कला शैली का रूप धारण किया? जल्दी से उत्तर लगाएं। भारतीय यूनानी शासकों की उत्तर पश्चिम की हेलेनिस्टिक कला ने बाद में कौन सी कला शैली का रूप धारण किया? तो ये गांधार जो कला थी उसका रूप धारण किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र की थी कला ये। अगला प्रश्न है, भारत में यूनान से आने वाली किस सामग्री की मांग थी? भारत में यूनान से, रोम से आने वाली जो विलास सामग्री थी, श्रृंगार प्रसाधन था, इन दोनों की मांग थी। इन दोनों की मांग थी। यूनान के बाजारों में भारत की किस सामग्री की मांग थी? अगर हम यूनान के बाजार की बात करें तो वहां पर भारत की कौन सी सामग्री की मांग थी? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है रत्न, हाथी दांत, मसाले और वस्त्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजा एंटियोकस चतुर्थ ने पूरे यूनान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था जिसमें भारत के मसाले और हाथी दांत की वस्तुएं प्रदर्शित की थी। ये कब की थी उसने? जल्दी से उत्तर लगाएं। इसका सही उत्तर रहेगा लगभग 166 ईसा पूर्व में। यूनानियों के भारत के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस भाषा में, किस लिपि में, बताइए। तो यूनानियों के भारत में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो यूनानी भाषा के भी हैं
खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के भी हैं, तो ये सभी उत्तर आएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में इंडो बैक्ट्रियन राज्य के विषय में किसका विचार है कि भारत की द्वितीय यूनानी विजय सिकंदर की विजय से अधिक महत्वपूर्ण थी। मतलब सिकंदर भारत में आया लेकिन उसने कुछ खास नहीं किया, लेकिन जो इंडो बैक्ट्रियन राज्य था, जो यूनानी आए हैं, वो जो है उनकी विजय जो है अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में और साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, किसने ऐसा कहा है, तो डॉक्टर J.N. बनर्जी का ऐसा विचार है। 25वां प्रश्न आपके सामने है, शक सीथियन मूल रूप से निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, जल्दी से उत्तर लगाएं। शक या सीथियन जिसको कहा जाता था, ये जो थे ये कहाँ के मूल रूप से निवासी थे, तो ये मध्य एशिया के मूल रूप से निवासी थे। 26वां प्रश्न आपके सामने है, शकों को उनकी मातृभूमि मध्य एशिया से किसने खदेड़ा, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए यूची जाति थी जो चीन की, ये काफी बर्बर थी। ये इसने क्या किया, शकों को उनकी मातृभूमि मध्य एशिया से खदेड़ा, जिसकी वजह से ये लोग कहां की तरफ इंटर किए, भारत की तरफ इंटर किए। 27वां प्रश्न आपके सामने है, यूनानियों के बाद भारत में मध्य एशिया से आने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन सी थी। पहले नंबर पे तो यूनानी आए थे, सेकंड नंबर पे कौन आए थे ये आपको बताना है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो दूसरे नंबर पे जो आए हैं वो हैं शक। ठीक है, शक जो है इनका जो मूल प्रदेश था वो था सीथिया प्रदेश, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता था, सीथियन भी कहा जाता था। भारत में शकों की शाखा कितनी थी जिन्होंने भारत में राज्य कायम किया, मतलब भारत में शकों की शाखा कितनी शाखाओं ने राज्य कायम किया, 5, 3, 4, 6, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है 5 शाखाएं जो थी उन्होंने राज्य कायम किया था। 29वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में शकों की शाखा जिसने अफगानिस्तान में थी उसकी राजधानी आपको बतानी है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है कपीशा। कपीशा जो थी ये अफगानिस्तान की राजधानी थी। भारत की शकों की शाखा जो पंजाब में बसी उनकी राजधानी कौन सी थी, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है तक्षशिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, शकों की तीसरी शाखा जो मथुरा में स्थापित हुई थी उसने कितनी शताब्दियों तक शासन किया भारत में। तीसरी शाखा जो मथुरा में थी उसने कितनी शताब्दियों तक शासन किया भारत में, तो 2 शताब्दियों तक, 200 सालों तक शासन किया। किसने, शकों की तीसरी शाखा ने। शकों की चौथी शाखा जिसने पश्चिम भारत में राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, इसने किस सदी के आरंभ तक अपनी सत्ता को भारत में स्थापित रखा, तो इसका सही उत्तर रहेगा 4वीं शताब्दी के आरंभ तक। क्या उत्तर रहने वाला है, इसका उत्तर है सेकंड, 4वीं शताब्दी के जो आरंभ तक चौथी शाखा रही थी शकों की भारत में, जिसने भारत में 4वीं शताब्दी के आरंभ तक अपना वजूद कायम रखा। 33वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय ज्योतिष गणना का प्रमाणिक स्रोत बना, कौन सा संवत बना, जल्दी से उत्तर लगाएं। इसका सही उत्तर है विक्रम संवत जो था, जो कि 57 ईसा पूर्व में जो था, और इसने भारतीय ज्योतिष गणना का ये क्या बना था, प्रामाणिक सोर्स बना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न, शकों की 5 शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी, जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए उज्जैन और जो नासिक के शक थे ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शाखा थी।
उज्जैन व नासिक के शक। अगला प्रश्न है, शकों पर निर्णायक विजय प्राप्त की। किसने विजय प्राप्त की? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए 556 ईसा पूर्व में शकों पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासिक के शकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जिसने सातवाहन वंश को पराजित किया। जल्दी से उत्तर लगाएं। ऐसा कौन सा शक शासक था जो नासिक का था? नहपान। ठीक है, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने क्या किया? इस नहपान का बाद में वध कर दिया था 124 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी मृत्यु जब होती है नहपान की, उसके साथ ही उज्जैन के शकों का जो पतन है वो शुरू हो जाता है या पतन हो गया। अगला प्रश्न है, उज्जैन के शकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो उज्जैन के शकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो रुद्र दामन था। ठीक है, इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। 38वां प्रश्न, रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है रुद्रदामन की जानकारी? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, और ये शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी में लिखा गया, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, 39वां प्रश्न है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गवर्नर द्वारा संपन्न करवाया? पुष्यगुप्त, सुविशाखा, पुष्यमित्र या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर लगाएं। इसका सही उत्तर है सुविशाखा जो था, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, जो कि इसका गवर्नर था। रुद्रदामन के प्रशासन में राजा की आज्ञा व नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए ये कहलाते थे कर्म सचिव, और जो सचिव होता था, ये सचिव का काम होता था कि शासन प्रबंध में प्रशासन देने वाला मंत्री। रुद्रदामन की उपाधि थी, तो रुद्रदामन जो उपाधि धारण की है, महाक्षत्रप की उपाधि धारण की है। 42वां प्रश्न है आपके सामने, कुषाण वंश का संबंध चीन में रहने वाली किस जाति से था? देखिए यूची जाति से संबंध था। एक चीज ध्यान रखिएगा, यूची जाति की 5 शाखाएं थी, और उन 5 शाखाओं में एक कुषाण शाखा भी थी। ठीक है, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक पूछा गया है। संस्थापक था कुजुल कड़फिसिस, और इसी का बेटा था विम कड़फिसिस। ठीक है, और इसने किसकी उपाधि धारण की थी? विम कड़फिसिस ने, इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। कुषाणों के सबसे महान शासक कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि मानी गई है। तो इसके राज्यारोहण की तिथि जो मानी गई है वो मानी गई है 78 ईस्वी। ठीक है, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने किस क्षेत्र के राजा को हराकर बुद्ध का एक काष्ठ निर्मित यानी कि लकड़ी से बना हुआ भिक्षा पात्र और बौद्ध विद्वान अश्व घोष जो था इसको अपने साथ लेकर आया था? किस राज्य को हराकर? तो पाटलिपुत्र को हराकर। ठीक है, लकड़ी का जो भिक्षा पात्र था महात्मा बुद्ध का, और जो बौद्ध विद्वान अश्व घोष था इसे अपने साथ में लेकर आया था। तो आज के लिए इतना ही। 45 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सेकंड पार्ट के अंतर्गत भी हम कनिष्क की बात करेंगे, साथ ही हुण वंश की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने कम से कम 2 मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।